एक सुबह धूप वाले दिन मेन कैरेक्टर जैक अपनी गर्लफ्रेंड जूनियर को फूल देता है, जिससे वो 1 महीने से डेटिंग कर रहा था। लेकिन जूनियर को जैक का ये गिफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो ठंडे अंदाज में उससे कुछ कहने के लिए तैयार हो जाती है। जूनियर बिना ज्यादा एक्सप्रेशन बदले जैक से कहती है कि वो उससे ब्रेकअप कर रही है। तभी एक महंगी कन्वर्टेबल कार आकर रुकती है, जिसमें एक अमीर सा लड़का बैठा होता है। वो लड़का जीना को बर्थडे विश करता है अपने सनग्लासेस उतारते हुए और देर से आने के लिए सॉरी बोलता है। जूनियर तुरंत उस नए लड़के के गले लग जाती है और कहती है कि उसे डर था कि जैक उसे पकड़कर रोक लेगा। वो लड़का उसे एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में ले जाने का इनवाइट देता है और गिफ्ट्स खरीदने का प्रॉमिस करता है। जूनियर को गले लगाकर वो लड़का जैक की तरफ देखता है और एक ईवल स्माइल के साथ कहता है कि रिलेशनशिप में बहुत पैसा चाहिए होता है। जाते जाते वो ये भी कहता है कि जैक इस लायक नहीं लगता। जैसे ही कार जैक की एक्स गर्लफ्रेंड को लेकर चली जाती है, लोग उसके पीछे बातें करने लगते हैं कि वो स्कूल का सबसे बड़ा सकअप है। लोग कहते हैं कि वो सुबह से रात तक मेहनत करता था सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए। जैक घुटनों पर गिर जाता है और गुस्से में सोचता है कि उसकी सच्चाई को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि वो अमीर नहीं है। जैक सोचता है कि उसने इतना टाइम क्यों लगाया अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने में, जब उसे बदले में कुछ भी नहीं मिला। तभी उसके दिमाग में एक मिस्टीरियस आवाज सुनाई देती है, जो उसे बताती है कि वो एक सिस्टम में रजिस्टर हो चुका है जिसमें उसके पास 2 कैश अकाउंट्स हैं। उस आवाज के मुताबिक उसका पर्सनल बजट सिर्फ $138 है और काउंटर अटैक के लिए उसका बजट $1 ट्रिलियन है। आवाज समझाती है कि वो काउंटर अटैक अकाउंट के पैसे सिर्फ लड़कियों पर खर्च कर सकता है और उसके पर्सनल खर्च उसके पर्सनल अकाउंट से होंगे। आवाज ये भी कहती है कि जो भी पैसा वो लड़कियों पर खर्च करेगा, उसका 1% उसके पर्सनल अकाउंट में वापस आ जाएगा। इससे जैक को मोटिवेशन मिलता है और वो बड़े बड़े पैसे खर्च करने के लिए रेडी हो जाता है, चाहे वो बेकार चीजों पर ही क्यों ना हो। मेन कैरेक्टर अपने हाथ में एक कार्ड पकड़कर खड़ा हो जाता है। वो अपने हाथ में कार्ड पकड़कर कहता है कि काउंटर अटैक अब शुरू होता है। जैक मॉल जाता है, ये सोचते हुए कि पहले उसे एक लड़की ढूंढनी चाहिए और इस कार्ड को ट्राई करना चाहिए। जैक को जूनियर की क्लासमेट ऑड्रे मिलती है। तभी उसके दिमाग में एक आवाज आती है जो बताती है कि एक हाई क्लास लड़की मिल गई है और उसकी डिटेल्स भी देती है। वो कहती है कि अगर इनफैचुएशन लेवल 100% तक पहुंच गया तो उसे नया टारगेट ढूंढना पड़ेगा। जैक ऑड्रे के पास जाता है और उससे थोड़ी देर बात करने के लिए कहता है। तभी आवाज बताती है कि ऑड्रे का उसके लिए करंट इनफैचुएशन लेवल नेगेटिव है। ऑड्रे कहती है कि शायद जैक फिर से जूनियर के बारे में हेल्प चाहता है और उसे सलाह देती है कि वो उसे छोड़ दे क्योंकि जूनियर को पहले ही एक रिच बॉयफ्रेंड मिल चुका है। जैक कहता है कि वो गलत है, वो तो बस उसे टी ऑफर करना चाहता था और सोच रहा था कि पहले उसी पर कार्ड ट्राई करे। ऑड्रे हैरान हो जाती है और कहती है कि वो समझ नहीं पा रही क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है। इसके बाद ऑड्रे बताती है कि जिस कैफे में वो बैठी है वहां की स्पेशल टी बहुत महंगी है और उसे नहीं लगता कि जैक उसे अफोर्ड कर पाएगा। पीछे लाइन में खड़े लोग परेशान होने लगते हैं क्योंकि जैक काफी देर से एक ही जगह खड़ा है। जैक सेल्स वूमन के पास जाता है और पूछता है कि पूरी लाइन को टी देने के लिए कितने ग्लासेस लगेंगे। वो बताती है कि करीब 180 ग्लासेस लगेंगे। जैक अनाउंस करता है कि वो अपने पैसे से पूरे 180 ग्लासेस खरीदेगा और कहता है कि ऑड्रे सबको ट्रीट दे रही है। ये सुनकर वेंडर भी शॉक हो जाती है। ऑड्रे उसे रोकते हुए कहती है कि इसमें हजारों युआन खर्च होंगे और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जैक अपना गोल्ड कार्ड निकालता है और पेमेंट करने को कहता है। पैसे देने के बाद जैक कहता है कि सभी गेस्ट्स को जल्दी से टी सर्व की जाए, उन्हें इंतजार ना कराया जाए। लोग जैक का धन्यवाद करते हैं, उसकी जनरोसिटी देखकर हैरान होते हैं। जैक की तारीफ होती है और वो ऑड्रे के पास जाता है जो अभी भी शॉक्ड है और उससे एक काम में मदद करने को कहता है। कुछ देर बाद जैक और ऑड्रे शहर के एक सबसे रिच शॉपिंग सेंटर में पहुंचते हैं। वहां एक पेडेस्टल पर एक बहुत ही महंगा लग्जरी बैग रखा था जो अपनी चमक से लोगों का ध्यान खींच रहा था। उसके पास ही जूनियर अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ खड़ी थी जो कहता है कि वो उसके लिए ये बैग खरीदना चाहता है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि वो बहुत ज्यादा पैसे उड़ा रहा है और वो लोग आज पहले ही काफी खरीदारी कर चुके हैं। वो लड़का कहता है कि पहले खाना खा लेते हैं फिर बाकी बात करेंगे। जूनियर मान जाती है लेकिन मन ही मन सोचती है कि इस बैग के बिना उसका पूरा गिफ्ट सेट अधूरा है। तभी जूनियर की नजर ऑड्रे पर पड़ती है जो जैक के साथ एक एक्सपेंसिव लिमिटेड एडिशन बैग लेकर चल रही होती है और पूछती है कि क्या वो इसे खरीद सकती है। जैक ध्यान से ऑड्रे के बैग को देख रहा होता है। तभी जूनियर हैरानी से पूछती है कि वो दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। जूनियर गुस्से में जैक पर चल जाती है, कहती है कि वो ऑड्रे के साथ मिलकर उसे जेलस करने की कोशिश कर रहा है और क्या उसे याद नहीं कि उनका ब्रेकअप हो चुका है। जैक ठंडे अंदाज में जवाब देता है कि उसे जूनियर से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस किसी और के लिए बैग खरीद रहा है। जूनियर हैरान हो जाती है कि जैक जैसा गरीब लड़का प्रीमियम स्टोर में क्या कर रहा है और उसकी बातों पर उसे बिल्कुल भरोसा नहीं होता। तभी उसके दिमाग की
आवाज उसे जूनियर की डिटेल्स भी बता देती है, जैसे उसने पहले ऑड्रे के बारे में बताया था। जैक कहता है कि अब उनका ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए उसे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वो जहां चाहे जा सकता है और अब वो पहले जैसा नहीं रहा। जूनियर उस पर हंसती है। उसे समझ नहीं आता कि कुछ ही घंटों में वो गरीब से मिलियनेयर कैसे बन गया। उसका बॉयफ्रेंड भी कहता है कि अगर जैक सच में अमीर होता तो वो ये बैग बहुत पहले खरीद चुका होता। जैक हल्की सी ईवल स्माइल देता है और कहता है कि वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मना करना पड़ेगा। लेकिन अगले ही पल वो सबको शॉक कर देता है। जोर से बोलता है कि एक बैग खरीदना काफी नहीं है और स्टोर के कंसल्टेंट को बुलाता है। सबके सामने जैक कॉन्फिडेंटली कहता है कि स्टोर में जितनी भी चीजें हैं सब पैक कर दो। सब लोग हैरानी से देखते रहते हैं जब जैक पूरे स्टोर का सामान खरीदने लगता है। सेल्स पीपल उसके पास आते हैं और बताते हैं कि कुल अमाउंट 11 करोड़ 32 लाख युआन बनता है और वो उसे कार्ड मशीन दे देते हैं। जूनियर का बॉयफ्रेंड हंसने लगता है और कहता है कि अगर जैक ये सब खरीद लेता है तो वो कुछ भी कर देगा। जूनियर खुद कहती है कि जैक पागल हो गया है, लेकिन मेन कैरेक्टर का मैजिक गोल्ड कार्ड बिना किसी प्रॉब्लम के पेमेंट कर देता है। वेंडर्स जैक को थैंक्स कहते हैं और वो जूनियर और उसके बॉयफ्रेंड की तरफ मुड़कर कहता है कि उसे नहीं पता था कि उसमें इतना टैलेंट है और वो ये सब देखने के लिए खुश है। ये सब देखकर ऑड्रे शॉक हो जाती है और शर्म से उसका चेहरा लाल हो जाता है। जूनियर और उसका बॉयफ्रेंड पूरी तरह हैरान रह जाते हैं और स्टोर के बाकी लोग भी यकीन नहीं कर पाते कि जैक ने क्या कर दिया। ऑड्रे जैक के पास आकर उससे लग जाती है और कहती है कि वो सबसे बेस्ट है। जैक जवाब देता है कि वो उन लोगों जैसा नहीं है जो फीलिंग्स का दिखावा करते हैं लेकिन असल में एक पैसा खर्च करने को तैयार नहीं होते। जूनियर का बॉयफ्रेंड कहता है कि उसे आम लोगों से ज्यादा समझ है और सिर्फ बेवकूफ लोग ही ऐसे दिखावा करते हैं और अपनी दौलत बर्बाद करते हैं। वो कहता है कि एक असली रिच इंसान को हमेशा डिस्क्रीट रहना चाहिए। तभी एक बूढ़ी औरत वहां से गुजरते हुए उसे पहचान लेती है और उसका नाम पुकारती है। वो लड़का चौंक कर मुड़ता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ मिलेगी। बूढ़ी औरत उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि वो उसे धोखा दे रहा था। वो कहती है कि उसी ने उसे महंगे कपड़े, वॉच और कार दिलवाई थी और उसे डांटते हुए गाली देती है। वो लड़का उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है कि उससे गलती हो गई और ये सब जूनियर की वजह से हुआ। वो माफी मांगता है। बूढ़ी औरत कहती है कि वो उसे माफ नहीं करेगी लेकिन एक चांस दे सकती है अगर वो जूनियर को 2 थप्पड़ मारे, नहीं तो वो अभी के अभी उससे रिश्ता खत्म कर देगी। बिना सोचे वो लड़का जूनियर को जोर से थप्पड़ मार देता है जिससे उसके चेहरे पर लाल निशान पड़ जाता है। जोर के झटके से जूनियर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। डर के साथ अपने अब एक्स बॉयफ्रेंड को देखती है। वो लड़का उसके गले से नेकलेसेस उतार देता है और कहता है कि वो सेल्फिश है जो दूसरों के बॉयफ्रेंड छीनती है, कि उसने उसे सारे ज्वेलरी खरीद कर दिए थे। जूनियर खड़ी होती है और जैक को गले लगाने की कोशिश करती है। ऑड्रे को धक्का देकर उससे कुछ कहने की कोशिश करती है लेकिन जैक मुंह मोड़ लेता है और जूनियर को दूर धक्का दे देता है। वो उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। जूनियर फिर से जमीन पर गिर जाती है और दुखी होकर जैक को जाते हुए देखती रहती है। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं होते। जूनियर भाग जाती है और रोने लगती है। तभी जैक के दिमाग में वही मिस्टीरियस आवाज आती है जो बताती है कि जूनियर का उसके लिए इनफैचुएशन लेवल और बढ़ गया है, जिससे जैक कंफ्यूज हो जाता है। ऑड्रे कहती है कि उसने नहीं सोचा था कि चीजें इतनी दुखद हो जाएंगी और उसे जूनियर के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचती है कि जूनियर एक बड़ी प्रॉब्लम है और ये सोचती है कि क्या इससे जैक के लिए चीजें आसान हो जाएंगी। जैक कहता है कि जूनियर सेल्फिश है और सिंपैथी के लायक नहीं है और वो कहता है कि उसे अपनी दोस्त को भूल जाना चाहिए और देखना चाहिए कि उसे खुद के लिए क्या चाहिए। ऑड्रे अंदर ही अंदर खुश होती है कि जूनियर अब पिक्चर से बाहर हो गई है और कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो जैक की काइंडनेस का क्या जवाब दे। जैक कहता है कि वो दोनों और वो कहता है कि वो ऑड्रे के साथ अपना इन्फैचुएशन लेवल बढ़ाकर उसके और करीब आ सकता है, जिस पे वो फ्लर्ट करते हुए उसे जर्क कहती है। ऑड्रे कहती है कि रूड ना लगे इसलिए वो भी जैक पर पैसे खर्च करेगी। ये सुनकर जैक हैरान हो जाता है। जैक पूछता है कि क्या वो सच में उस पर पैसे खर्च करेगी, तो वो मुस्कुराते हुए उसे कपड़ों की दुकान में ले जाती है और फिटिंग रूम की तरफ भेज देती है। वो जैक के लिए अच्छे कपड़े चुनती है और कहती है कि अगर उसे ठीक से ड्रेस करना नहीं आता तो लोग उसे अंडर एस्टिमेट करेंगे। सारे कपड़े चुनने के बाद ऑड्रे चेकआउट पर जाकर सबकी पेमेंट कर देती है। जैक जब फिटिंग रूम से बाहर आता है तो वो बिल्कुल बदल चुका होता है और सबका ध्यान उसकी तरफ जाता है। ऑड्रे मनी मन सोचती है कि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि जैक नॉर्मल कपड़ों में इतना अच्छा लगेगा और वो उसे एक रियल ट्रेजर मानने लगती है और उससे और अट्रैक्ट होने लगती है। जैक मिरर में खुद को देखकर हैरान होता है कि वो कितना हैंडसम लग रहा है और उसे समझ नहीं आता कि ऑड्रे ने उस पर पैसे क्यों खर्च किए, चाहे वो उसके खर्च के मुकाबले बहुत कम ही क्यों ना
हो। शाम हो जाती है और खुश ऑड्रे गर्ल्स डॉर्मेट्री में वापस आती है, रोमांटिक धुन गुनगुनाते हुए। कमरे में घुसते ही वो देखती है कि जूनियर कुर्सी पर बैठी है और हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखा रही है। ऑड्रे उसके चेहरे पर चोट का निशान देखकर चौंक जाती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है। जूनियर कहती है कि वो ठीक है और कहती है कि जैक की वजह से उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड का असली चेहरा देख लिया, नहीं तो वो अभी भी सपनों में जी रही होती। ऑड्रे कहती है कि उसे उम्मीद है कि अब वो लड़कों को चुनते वक्त ज्यादा केयरफुल रहेगी। फिर वो अपने नए हैंडबैग के पीछे छुपाते हुए जूनियर से उसके बारे में पूछती है, तो जूनियर कहती है कि ये जैक ने ऑड्रे के लिए खरीदा है, इसलिए वही रखे। ऑड्रे जूनियर को गले लगा लेती है और कहती है कि उसे डर था कि वो बुरा मान जाएगी। जूनियर कहती है कि वो दोस्त हैं, इसलिए वो बुरा नहीं मान सकती। लेकिन अंदर ही अंदर जूनियर सोच रही होती है कि ऑड्रे ने उसकी और जैक की रिलेशनशिप में दखल कैसे दिया, और ऑड्रे ये समझ नहीं पा रही कि आखिर किसने जूनियर को रोका, कि किसने जूनियर को उसके साथ रहने से रोका और उसे उस धोखेबाज के प्यार में पड़ने दिया। जैक बॉयज डॉर्म में वापस आता है थका हुआ और सोचता है कि क्या उसे और पैसे खर्च करके इम्प्रेस करना चाहिए या फिर अपना तरीका बदलना चाहिए। अपने कमरे की तरफ जाते हुए जैक अपने दोस्तों से मिलता है जो कुछ गर्ल्स की स्ट्रीम देख रहे होते हैं और उन्हें हेलो बोलता है। उसका एक दोस्त डिस्मस कहता है कि जैक के कपड़े बहुत महंगे लग रहे हैं। बाकी दोस्त शक करते हैं कि उसने फेक कपड़े खरीदे हैं रिच दिखने के लिए, लेकिन डिस्मस उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि उसने आज की पूरी बात सुनी है। उसके हिसाब से जैक ने जूनियर को इम्प्रेस करने में बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, फिर भी उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। वो सलाह देता है कि जैक को फीमेल स्ट्रीमर्स को डोनेट करना चाहिए क्योंकि वो कम से कम अटेंशन तो देती हैं। जैक के दोस्त कहते हैं कि चाहे तुम कितना भी पैसा स्ट्रीमर पर खर्च करो, वो सबको ही प्यार दिखाती है और एक नॉर्मल लड़का भी ये अफोर्ड कर सकता है। जैक डिस्मस की बात मान लेता है और कहता है कि स्ट्रीमर्स को डोनेट करना एक परफेक्ट प्लान है। जैक मुस्कुराता है और डिस्मस के कंधे पर हाथ रखकर उसे थैंक्स कहता है उसके वैल्यूएबल एडवाइस के लिए। जैसे ही जैक वहां से जाता है, उसके दोस्त हैरान होते हैं कि वो सच में उनका मजाक समझ नहीं पाया और उन्हें थैंक्स बोल गया। अपने कमरे में जाकर बेड पर लेटकर जैक लेपर्ड्स फैंग ऐप खोलता है। वो बैगर नाम से रजिस्टर करता है और पहली बार स्ट्रीम देखने का फैसला करता है। जैक को याद आता है कि उसके दोस्तों ने एक स्ट्रीमर का नाम बताया था, चाय चाय। वो सर्च बार में उसका नाम डालता है और उसकी स्ट्रीम खोलता है। वहां एक लड़की डांस कर रही होती है कम कपड़ों में और उसके नीचे बहुत सारे प्यार भरे कमेंट्स आ रहे होते हैं। जैक को वो स्ट्रीमर अट्रैक्टिव लगती है और वो सोचता है कि क्या वो स्क्रीन के उस पार बैठे इस इंसान पर काउंटर अटैक शुरू कर सकता है। तभी उसके दिमाग में आवाज आती है कि अपीयरेंस 80 पॉइंट से ऊपर होना चाहिए, नहीं तो काउंटर अटैक पॉसिबल नहीं है। लेकिन स्ट्रीमर्स अक्सर फिल्टर्स यूज करते हैं, इसलिए उनका असली अपीयरेंस पता करना मुश्किल होगा। जैक कहता है कि सिस्टम काफी स्मार्ट है, लेकिन उसे लगता है कि चाय चाय का लुक बिना फिल्टर के भी 90 से ऊपर होगा, फिल्टर्स के बिना भी, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी एक टॉप डोनर रेनाल्ड चाय चाय की स्ट्रीम में आता है और उसे 5 गोल्डन लेपर्ड्स देता है जो करीब 10,000 युआन के बराबर होता है। इस पे चाय चाय बहुत खुश हो जाती है और उसका धन्यवाद करती है। चैट में रेनाल्ड अनाउंस करता है कि जल्द ही चाय चाय और पनप्पन के बीच कंपटीशन शुरू होने वाला है और पूछता है कि क्या सब रेडी हैं। जैक पूछता है कि वो चाय चाय को गिफ्ट कैसे भेज सकता है और टॉप 1 बनने के लिए उसे कितना पैसा खर्च करना होगा। ये सुनकर रेनाल्ड चिढ़ जाता है और चाय चाय से कहता है कि इस नए यूजर को बैन कर दो। चाय चाय सोचती है कि वो ये कंपटीशन सिर्फ रेनाल्ड की वजह से जीत सकती है और ये नया आदमी शायद उसे एक भी गिफ्ट नहीं देगा, इसलिए वो मॉडरेटर से कहती है कि जैक को बाहर निकाल दिया जाए। जैक तुरंत बैन हो जाता है और स्क्रीन को देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन बिना ज्यादा सोचे वो डिसाइड करता है कि अगर उसे चाय चाय की स्ट्रीम से निकाला गया है तो वो पनप्पन की स्ट्रीम देखेगा। कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है और चाय चाय पनप्पन से कहती है कि उसे उसकी चिंता है क्योंकि उसके पास कोई टॉप डोनर नहीं है और उसे अभी हार मान लेनी चाहिए। पनप्पन जो कैट के कपड़ों में होती है कहती है कि उसके पास काफी अच्छे डोनर्स हैं और बात करने के बजाय कंपटीशन शुरू करना बेहतर है। कंपटीशन शुरू होता है और दोनों स्ट्रीमर्स अपने डोनर्स के कहे हुए काम करने लगती हैं। कुछ समय बाद पनप्पन डोनेशंस में काफी पीछे रह जाती है। चाय चाय के व्यूअर्स उसे चिढ़ाने लगते हैं और कहते हैं कि वो बस डांस करती रहे और टाइम वेस्ट ना करे। तभी अचानक पनप्पन को एक बहुत महंगा गिफ्ट मिलता है, गोल्डन ड्रैगन। रेनाल्ड शॉक में खड़ा हो जाता है क्योंकि ये गिफ्ट करीब 15,000 युआन का होता है। पनप्पन उस यूजर बैगर को धन्यवाद देती है आगे झुककर हार्ट बनाते हुए। चाय चाय ये देखकर शॉक हो जाती है और समझ जाती है कि ये वही यूजर है जिसे अभी बैन किया गया था। और जैक को आखिर समझ आ जाता है कि कार्ड को स्ट्रीमिंग सर्विसेज से कैसे कनेक्ट करना है और उसने सबसे महंगा गिफ्ट भी ढूंढ लिया। जैक लगातार गोल्डन ड्रैगन्स भेजता रहता है जिससे व्यूअर्स और स्ट्रीमर्स दोनों शॉक हो जाते हैं और जल्दी ही पनप्पन और चाय चाय के बीच का गैप
कम होने लगता है। पनप्पन जैक को वॉर्न करने की कोशिश करती है कि पहला राउंड खत्म होने वाला है और क्योंकि ड्रैगन्स बहुत महंगे हैं, उसे अगले राउंड तक वेट करना चाहिए। रेनाल्ड समझ जाता है कि ये वही नया यूजर है जिसे उन्होंने अभी निकाला था और वो हंसते हुए कहता है कि जैक को रूल्स की समझ नहीं है और उसने अपने सारे पैसे इस हारने वाले राउंड में खर्च कर दिए। लेकिन जैक रुकता नहीं है, वो लगातार पनप्पन को गोल्डन ड्रैगन्स भेजता रहता है, एक के बाद एक, सैकड़ों की संख्या में। स्ट्रीम के सारे व्यूअर्स, यहां तक कि जैक के दोस्त भी ये देखकर शॉक हो जाते हैं। चाय चाय को समझ आता है कि जीत उसके हाथ से निकल रही है और उसका चेहरा उतर जाता है। वो उदास होकर काउंटर को देखती है। जैक और ज्यादा गोल्डन ड्रैगन्स खरीदता है, जिनकी संख्या अब 1500 से भी ऊपर हो जाती है और पनप्पन का डोनेशन काउंटर बहुत आगे निकल जाता है। रेनाल्ड डर के साथ ड्रैगन्स की गिनती करता है। उसे याद आता है कि उसने पूरे एक साल में चाय चाय पर कुल 3 मिलियन युआन खर्च किए थे। चाय चाय टोटल गिफ्ट्स गिनती है और समझ जाती है कि पनप्पन के अकाउंट में अभी 24 मिलियन युआन आ चुके हैं। पनप्पन कैट ग्लव्स पहनकर खुशी से उछलती है और जैक को गोल्डन ड्रैगन्स के लिए थैंक्स कहती है। फिर वो चाय चाय की तरफ मुड़कर कहती है कि अब वो बैठे न रहे और अपना पनिशमेंट पूरा करें। चाय चाय अपने फॉलोअर्स के शोर के बीच पनप्पन के दिए हुए टास्क्स करने लगती है। टास्क करते हुए चाय चाय मन ही मन गुस्सा होती है रेनाल्ड पर, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो ये 1600 गोल्डन ड्रैगन्स उसके होते। सबके सामने जैक चैट में लिखता है कि या तो चाय चाय रेनाल्ड को बैन करे या फिर वो खुद चला जाएगा। इसके बाद रेनाल्ड चैट छोड़कर चला जाता है। पनप्पन जीत की खुशी मनाती है और एक बार फिर जैक को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है। जैक को उसके अकाउंट पर बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं, जिनमें से वो एक नोटिस करता है। उसे स्ट्रीमर चाय चाय की तरफ से एक अपॉलॉजी मैसेज दिखता है। चाय चाय उसे लिखती है कि उसने देखा कि वो उसी शहर में रहता है जहां वो परसों एक फोटोशूट के लिए आने वाली है और पूछती है कि क्या वो उससे मिल सकता है। जैक सोचता है कि जो मछली उसके जाल में फंसी है वो उसकी मेहनत का अच्छा रिवॉर्ड होगी और वह जवाब देता है कि मिलना पॉसिबल है। चाय चाय बहुत खुश हो जाती है कि मीटिंग फिक्स हो गई और खुशी में फोन को किस करती है और रिप्लाई करती है कि वो इस मीटिंग का बेसब्री से इंतजार कर रही है। अगले दिन जैक बहुत अच्छे मूड में उठता है और सोचता है कि उसने कभी इतना अच्छा स्लीप नहीं किया। जैक के दोस्त बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं और उसे ब्रेकफास्ट के लिए साथ चलने को कहते हैं। जैक मना कर देता है और कहता है कि वो लोग चले जाएं, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आएगी। जैक के दोस्त उसके लिए चिंतित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसने 3 साल तक एक ही लड़की के पीछे भागा और कल ब्रेकअप के बाद वो इतना काम था। विमेंस डॉर्मेट्री के बाहर स्टूडेंट्स खड़े होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि सब लोग जूनियर और ऑड्रे को ब्रेकफास्ट देने आए हैं। डिसमस भी वहां आता है और कहता है कि ये लोग सब बेकार हैं और जैक जैसा बनना सही नहीं है। जब उससे पूछा जाता है कि वो बॉक्स में क्या लाया है, तो वो कहता है कि ये स्वीट मिल्की फ्रेंच मैक्रोन्स हैं जो 600 येन के हैं और कहता है कि लड़की को इम्प्रेस करने के लिए असली पैसा चाहिए। उधर ऑड्रे और जूनियर उठकर सीढ़ियों से नीचे आ रही होती हैं और आपस में बात कर रही होती हैं। स्टूडेंट्स लड़कियों को घेर लेते हैं, उन्हें गिफ्ट्स देते हैं और खुश करने की कोशिश करते हैं। ऑड्रे ठंडे अंदाज में क्लास प्रेसिडेंट डिसमस से मैकरोन्स लेती है और उसे थैंक्स कहती है। डिसमस पीछे मुड़कर देखता है और जैक और उसके दोस्तों को आते हुए देख लेता है। वो भीड़ से जैक को आवाज देता है और उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। वो पूछता है कि क्या जैक जूनियर के लिए ब्रेकफास्ट लाया है, लेकिन शायद उसकी जरूरत नहीं होगी क्योंकि उसने उसे छोड़ दिया है। डिसमस कहता है कि जूनियर ने आज ऑलरेडी डिलीवरी ऑर्डर कर लिया है, इसलिए जैक के पास कोई चांस नहीं है और उसे कल जल्दी आना चाहिए। ऑड्रे जैक के पास आती है और पूछती है कि क्या उसने ब्रेकफास्ट किया, तो जैक कहता है कि क्योंकि उसने उसके साथ ब्रेकफास्ट करने का ऑफर दिया था, इसलिए उसने कुछ नहीं खाया। जैक के दोस्त हैरान रह जाते हैं कि ऑड्रे उसकी नई गर्लफ्रेंड है और वो अपनी हैरानी खुलकर दिखाते हैं। डिसमस और उसके दोस्त भी ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और जैसे फ्रीज हो जाते हैं। तभी एक कुरियर जूनियर के पास आता है और उसे खाना देता है। कहता है कि उसकी डिलीवरी आ गई है। ऑड्रे कहती है कि वो उसके लिए मिल्क मैकरोनी लाई है और तभी जैक के दिमाग में आवाज आती है कि उसका क्रश लेवल 7% बढ़ गया है। जैक उस पास्ता से खुश हो जाता है। उसे हैरानी होती है कि ऑड्रे ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया और उसके लिए उसकी लाइकिंग और बढ़ने लगती है। जूनियर जैक और ऑड्रे के पास आती है और कहती है कि वो उसके लिए 368 युआन का नेचुरल ब्रेकफास्ट लाई है। जूनियर जैक को मनाने की कोशिश करती है, कहती है कि उसने पिछले 3 साल में उसके लिए बहुत कुछ किया है और वो बहुत टच हो गई है, अब वो हमेशा उसका ख्याल रखेगी। जैक जूनियर की इस अचानक केयर से इम्प्रेस नहीं होता और समझ जाता है कि जैसे ही वो फिर से उसके पीछे भागेगा, वो फिर दूर हो जाएगी। जैक जूनियर से मुंह मोड़ लेता है और कहता है कि उसे उसके पास आने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास और भी फैंस हैं। तभी उसके दिमाग में आवाज आती है कि दोनों लड़कियों का इन्फैचुएशन लेवल बढ़ गया है। दोनों लड़कियां सोचती हैं कि जैक के एक्शंस उनके लिए लव की वजह से हैं, लेकिन जैक
खुद कंफ्यूज हो जाता है कि ये लेवल बार बार क्यों बढ़ रहा है। स्टूडेंट समझ नहीं पाते कि जूनियर और ऑड्रे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो जैक के लिए क्यों लड़ रही हैं। जूनियर और ऑड्रे जैक को घेर लेती हैं। दोनों उसे अपना ब्रेकफास्ट खिलाने की कोशिश करती हैं। जूनियर जैक को बेंच पर बैठाती है और उसे खुद खाना खिलाने लगती है, जबकि ऑड्रे गुस्से में ये सब देख रही होती है। डिसमस को यकीन नहीं होता कि ऑड्रे और जूनियर किसी लड़के के लिए लड़ सकती हैं, खासकर जैक जैसे लड़के के लिए, और वो सोचता है कि उसने ये सब कैसे किया। जैक डिसमस को मिडिल फिंगर दिखाता है और कहता है कि कल उसने अपनी उंगली से स्क्रीन पर 1600 से भी ज्यादा बार टैप किया था, लेकिन अब ऐसे लोग हैं जो इसका ख्याल रखेंगे। लड़कियां अभी भी जैक के आसपास घूम रही हैं, उसकी घायल उंगली को देखते हुए। ऑड्रे जैक को पास्ता देती है और कहती है कि ये बहुत टेस्टी है, उसे ट्राई करने को बोलती है। डिसमस और उसका ग्रुप अभी भी जल रहे हैं कि ऑड्रे जैक को अपने हाथ से खिला रही है। जैक कहता है कि पास्ता अच्छा है, लेकिन उसे रेड वाले पसंद नहीं है। ऑड्रे मैकरॉन्स की तरफ देखती है और उसे करेक्ट करती है, कहती है कि मैकरॉन्स एक्चुअली पिंक होते हैं। जूनियर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जैक अपना ब्रेकफास्ट खाए और ऑड्रे की तरफ ना देखे। ऑड्रे खड़ी होती है और जैक के कान में कुछ गलत सा विस्पर करती है, जिससे वो शर्म से लाल हो जाता है। डिसमस ये सब सह नहीं पाता और उसकी नाक से खून निकलने लगता है। जैक के दोस्त सोशल मीडिया पर न्यूज फीड देख रहे होते हैं और कहते हैं कि जैक अब न्यूज में आ गया है और लोग उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। जैक ये सब अटेंशन नहीं चाहता, इसलिए वो वहां से भाग जाता है और अपने दोस्तों को वहीं छोड़ देता है। ऑड्रे और जूनियर एक दूसरे को ब्लेम करने लगती हैं कि जैक उनके कारण चला गया, और कहती हैं कि जूनियर गॉसिप करती है और ऑड्रे ने अपनी गलत हरकतों से जैक को उकसाया। जैक रिपोर्टर से छिप रहा होता है, ये सोचते हुए कि वो उसका पीछा ना करें। तभी उसका फोन बजता है। स्ट्रीमर चाय चाय उसे मैसेज करती है कि वो शाम 7 बजे शहर में पहुंच रही है और उससे मिलने के लिए पूछती है। जैक खुश हो जाता है क्योंकि उसे पैसे खर्च करने का एक नया मौका मिल गया है और वो उससे मिलने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। शाम को एयरपोर्ट पर जैक चारों तरफ देखता है, स्ट्रीमर को ढूंढते हुए, ये सोचते हुए कि कहीं उसने फिल्टर्स लगाकर खुद को अलग दिखाया हो और असल में वो कोई बूढ़ी औरत ना निकले। तभी वो देखता है कि एक फैन चाय चाय का हाथ पकड़ लेता है और उसे घर छोड़ने और राइड देने की बात करता है। लड़की को स्ट्रगल करते देख जैक समझ जाता है कि ये वही स्ट्रीमर है। जैक आगे आता है और चाय चाय की मदद करता है। उस फैन से कहता है कि अपनी आंखें चेक करवा ले, क्योंकि उसके चेहरे से साफ है कि वो उसके साथ नहीं जाना चाहती। चाय चाय जैक को पहचान लेती है और कहती है कि उसके कपड़े वही हैं जो सोशल मीडिया पर उसने देखे थे। वो जैक को थैंक्स कहती है और कहती है कि अगर वो समय पर नहीं आता तो वो फैन उसे उठा ले जाता। चाय चाय कहती है कि उसने नहीं सोचा था कि जैक इतना यंग और हैंडसम होगा, क्योंकि उसे लगा था कि इतना रिच आदमी बूढ़ा और कम अच्छा दिखने वाला होगा। तभी जैक के दिमाग में आवाज आती है कि चाय चाय के साथ काउंटर अटैक मोड शुरू हो गया है और उसका एंथुजियाज्म लेवल 30% दिखाता है। भीड़ में एक अच्छे कपड़े पहना हुआ रिच आदमी आता है। चाय चाय को हाथ हिलाकर बुलाता है। चाय चाय उसे पहचान लेती है और उसका नाम लेकर बुलाती है, डेमियन, और पूछती है कि वो यहाँ कैसे आया। चाय चाय जैक को इंट्रोड्यूस करती है, उसका निकनेम बताकर बेगर, और कहती है कि यही वो रिच आदमी है। डेमियन हैरान हो जाता है कि इतना फेमस रिच आदमी इतना यंग है और पूछता है कि जैक कौन सी गाड़ी चलाता है। जैक कहता है कि वो कार की जगह एक छोटा स्कूटर चलाता है, जिससे चाय चाय शॉक हो जाती है। डेमियन उन्हें राइड ऑफर करता है और जैक का स्कूटर अपनी महंगी कार की छत पर रख देता है। ड्राइव करते हुए डेमियन सोचता है कि जैक 20 साल से ज्यादा का नहीं लगता और काफी सस्ते कपड़े पहने हुए। चाय चाय को भी शक होने लगता है कि क्या जैक सच में इतना अमीर है। डेमियन की कार एक एक्सपेंसिव होटल के पास रुकती है। चाय चाय दरवाजा खोलकर सबको ग्रीट करती है, अपनी ब्राइट स्माइल से सबका ध्यान खींच लेती है। मेहमान उसे ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि पिछली बार से वो और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। जैक समझ जाता है कि ये सारी इनविटेशंस और बुलावे सिर्फ टॉप डोनर्स को एक जगह इकट्ठा करने के लिए थे। वो नोटिस करता है कि एक फेमस लेपर्ड्स फैंग स्ट्रीमर होने के नाते चाय चाय काफी स्मार्ट है। सब लोग टेबल पर बैठ जाते हैं और बिजनेस की बातें करने लगते हैं। एक डोनर पूछता है कि क्या जैक सच में उनसे मिलने आया है। एक आदमी कहता है कि अगर जैक के पास 2000 गिफ्ट्स भेजने के पैसे हैं तो उसकी इनकम कम से कम 10 बिलियन होगी। वो आदमी जैक के पास आकर कहता है कि वो शहर के बहुत से लोगों को जानता है, लेकिन उसने कभी जैक या उसके पेरेंट्स का नाम अमीर लोगों की लिस्ट में नहीं देखा। मेहमान शक करने लगते हैं कि जैक फेक कर रहा है और शायद उसने चाय चाय को भी धोखा दिया है। तभी जैक के दिमाग में आवाज आती है कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो उसका अट्रैक्शन लेवल 10% कम हो जाएगा। चाय चाय कहती है कि उसने रास्ते में उसका फोन देखा था, इसलिए उसे यकीन है कि जैक वही है जो वो कहता है और शायद वो अभी भी उससे रिवेंज ले रहा है। चाय चाय अपना हाथ जैक की जांघ पर रखती है और कहती है कि रूमर्स के हिसाब से
जैक का फैमिली कैपिटल के 3 सबसे अमीर फैमिलीज में से एक है। जैक जवाब देता है कि वो उन लोगों को नहीं जानता, लेकिन उसके पास उनसे भी ज्यादा पैसा है। मेहमान उसकी बात पर यकीन नहीं करते और कहते हैं कि अगर उसके पास इतना पैसा है तो उसके पास कई कार्स होंगी जिन्हें वो दिखा नहीं रहा। जैक चाय चाय को अपने पास खींचता है और कहता है कि उसके पास एक भी कार नहीं है। फिर जैक चाय चाय से पूछता है कि उसे कौन सी कार सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो उसे खरीद सकता है। अभी तुरंत उसके लिए कोई भी कार खरीद सकता है। मेहमान जैक के इस अंदाज पर गुस्सा हो जाते हैं और उसे शो ऑफ कहते हैं। चाय चाय मीठे अंदाज में जवाब देती है कि उसे फरारी FA60 बहुत पसंद है, लेकिन जैक के दिमाग की आवाज बताती है कि उसका इन्फैचुएशन लेवल फिर 15% गिर गया है। जैक समझ जाता है कि वो बाहर से खुश दिख रही है, लेकिन अंदर से डिसअपॉइंटेड है और ये सब उसे परेशान करने लगा है। जैक कहता है कि वो समझ गया और उठकर वहां से चला जाता है। आधे घंटे बाद चाय चाय और उसके फैंस बाहर आते हैं, ये सोचते हुए कि जैक डरकर भाग गया और वो झूठा निकला। तभी अचानक तेज हेडलाइट्स की रोशनी और इंजन्स की आवाज सबको चौंका देती है। मेहमान और चाय चाय अपनी आंखों को हाथ से ढक लेते हैं। उन्हें समझ नहीं आता क्या हो रहा है। असल में जैक कई लग्जरी सुपर कार्स लेकर होटल के सामने आ गया होता है। जैक अपोलोजाइज करता है कि उसने सबकी कार्स का रास्ता ब्लॉक कर दिया और बताता है कि वॉल्टर, जो ऑटो शॉप का ओनर है, वो उसकी चुनी हुई सारी कार्स एक साथ लेकर आया है। वॉल्टर भी कहता है कि जैक की आइडेंटिटी एक स्पेशल डायमंड कार्ड से कंफर्म होती है। मेहमान हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि ब्लैक डायमंड कार्ड पाने के लिए नेट वर्थ कम से कम 1 बिलियन होना चाहिए। जैक कहता है कि जो कार चाय चाय चाहती थी वो 15 मिलियन येन की है, जो उसके लिए बहुत सस्ती है। जैक के हिसाब से वॉल्टर ने कहा था कि चाय चाय को LF मॉडल पसंद आएगा, इसलिए उसने खुद से ही वो कार खरीदने का फैसला किया। वॉल्टर बताता है कि उस कार की कीमत 32 मिलियन युआन है। जैक बिना कुछ सोचे अपना कार्ड स्वाइप करता है और पेमेंट कर देता है। चाय चाय शर्म से लाल हो जाती है ये देखकर कि जैक ने उसके लिए 30 मिलियन से ज्यादा की कार खरीद ली। सभी मेहमान शॉक में खड़े रह जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने जैक का मजाक उड़ाकर गलती की। जब चाय चाय नई कार को देख रही होती है, तब जैक वॉल्टर से कहता है कि वो उससे भी ज्यादा महंगी कार खरीदना चाहता है, जो उसके शोरूम में सबसे महंगी है। चाय चाय खुशी से कहती है कि उसने हमेशा इस फरारी मॉडल को चलाने का सपना देखा था। जैक जवाब देता है कि उसके पास इतना पैसा है कि उसे कहीं तो खर्च करना ही है। चाय चाय ये देखकर इंप्रेस हो जाती है कि जैक ने इस सिचुएशन का फायदा नहीं उठाया और बदले में कुछ नहीं मांगा। तभी उसके दिमाग में आवाज आती है कि उसका अट्रैक्शन लेवल 50% बढ़ गया है। मेहमान जैक से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उसकी ताकत पर शक करके गलती की। उनमें से एक कहता है कि उसके पास शहर में सबसे बड़ी कार कलेक्शन है और अगर जैक कोई कार खरीदना चाहे तो उसे अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। चाय चाय जैक के पास आती है और कहती है कि वो कार ट्राई करना चाहती है और उसे साथ चलने को कहती है। वो जैक के कान में धीरे से कहती है कि वो उसके बड़े गिफ्ट्स के लिए थैंक्स कहना चाहती है और क्योंकि गिफ्ट बहुत बड़ा है, वो उसे अकेले में कई बार थैंक्स कहेगी। जैक मनी मन सोचता है कि अब उसे समझ आ गया है कि वो स्ट्रीमिंग से इतना पैसा क्यों कमाती है। अब उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। कार में बैठकर चाय चाय एक्सेलरेटर दबाती है और तेज आवाज के साथ कार आगे बढ़ जाती है। चाय चाय जैक को मार्कर देती है और कहती है कि वो उसकी थाई पर साइन करे। जैक उसकी स्कर्ट उठाता है जिस पर एपोलॉजी लिखा होता है। चाय चाय कहती है कि ये उसका एक तरीका है थैंक्स कहने का और हर बार जब वो उसे थैंक्स कहेगी वो उसकी थाई पर मार्क कर सकता है। फिर चाय चाय स्ट्रीम चालू करती है और अपने फॉलोअर्स को बताती है कि जैक ने बिना कुछ सोचे उसके लिए कार खरीद दी और वो इससे बहुत टच हो गई है। जब वो अपने फॉलोअर से बात कर रही होती है, तभी कार पार्क का ओनर जैक से बात करता है और कहता है कि शहर के रिच लोगों का एक क्लब है जो उससे मिलना चाहता है। जैक इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। तभी उसे फोन पर कॉल आता है और बताया जाता है कि उसके स्कूल के स्टूडेंट्स ने एक रीयूनियन ऑर्गेनाइज किया है और उसे भी इनवाइट किया गया है। उसे ये भी बताया जाता है कि लिटरेचर क्लास की एक खूबसूरत लड़की एस्ट्रेड भी उस पार्टी में आएगी। जैक कहता है कि वो जरूर आएगा। जैक अपने स्कूटर पर वहां पहुंचता है, चारों तरफ ध्यान से देखते हुए और कहता है कि 5 स्टार बार बहुत ही रिच दिख रहा था। जैक को उसके क्लासमेट्स बुलाते हैं और वो उनसे पार्किंग के बारे में पूछता है तो वो कहते हैं कि वो लोग पैदल आए हैं। तभी अचानक जैक का स्कूटर फिसलने लगता है और पूरी तरह खराब हो जाता है। जैक को याद आता है कि कल डेमियन ने उसका स्कूटर मांगा था कहीं घूमने के लिए। जैक कहता है कि शायद उसी ने इसे खराब किया होगा और उससे ही डैमेज के पैसे देने चाहिए। तभी एक एक्सपेंसिव कन्वर्टेबल आकर रुकती है जिसे उसका क्लासमेट चला रहा होता है। फॉक्स जैक से पूछता है कि उसकी कार को क्या हुआ।
फॉक्स हंसते हुए कहता है कि जब उसने मीटिंग की जगह चुनी थी तो उसने सोचा नहीं था कि कोई स्कूटर पर आएगा। फॉक्स अपनी कार की कीज डोरमैन को देता है और कहता है कि उसे पार्क कर दे। एक क्लासमेट हैरान होकर कहता है कि यहाँ पार्किंग की जगह कई मिलियन की होगी, लेकिन उसे बताया जाता है कि फॉक्स इस बार का ओनर है जिसका नाम मेरिडन है, जहां ये मीटिंग हो रही है। जैक कहता है कि वो कहीं और पार्किंग ढूंढ लेगा और बाकी लोग मेरिडन देखने चले जाते हैं। जब जैक अपना टूटा हुआ स्कूटर चला रहा होता है तभी उसका फोन बजने लगता है। फोन बज रहा होता है। पता चलता है कि ऑड्रे का कॉल है। वो पूछती है कि वो कहाँ है और साथ में कहीं जाने का ऑफर देती है। जैक कहता है कि आज पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो क्लास रीयूनियन में है। ऑड्रे कहती है कि वो कल जा सकती है लेकिन कुछ दिनों बाद नहीं जा पाएगी। जैक चुपचाप सोचता है कि शायद ऑड्रे को कुछ दिनों में पीरियड शुरू होने वाला है, इसलिए वो डेट पर नहीं जा पाएगी। इसलिए वो उसे कहता है कि वार्म वाटर पीना, जिससे उसका एंथुजियाज्म थोड़ा बढ़ जाता है। तभी उसके दिमाग में आवाज आती है कि ऑड्रे का इन्फैचुएशन लेवल 91% तक पहुंच गया है और काउंटर अटैक लेवल 1 कंप्लीट हो गया है। इसका मतलब है कि उसके ऊपर खर्च किए गए पैसे का 10% उसके पर्सनल अकाउंट में वापस आ गया है। इसके अलावा उसकी सारी स्टैट्स एक लेवल बढ़ गई हैं और उसे कुछ नई स्किल्स मिल गई हैं। जैक को कल्चरल हेरिटेज समझने की एबिलिटी मिलती है, 5 इलेक्ट्रिक व्हिप्स चलाने की स्किल मिलती है और रैप करने की स्किल भी मिलती है। लेकिन ये सब देखकर वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि ये स्किल्स ज्यादा यूजफुल नहीं लगती। जैक मेरिडन लौटता है और सोचता है कि अब उसे खुद के लिए एक कार खरीदनी चाहिए, लेकिन वो काउंटर अटैक वाला पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकता। जब जैक अपने क्लासमेट के रूम में पहुंचता है तो वहां सिर्फ 2 सीट्स खाली होती हैं। जैक पूछता है कि क्या एस्ट्रिड आ गई है, तो फॉक्स तंज में पूछता है कि उसे इससे क्या फर्क पड़ता है क्योंकि वो एक लिटरेचर स्टूडेंट है और उसका फैमिली बैकग्राउंड अलग है। जैक सोचता है कि क्या एस्ट्रिड का फैमिली बहुत रिच है, तो उसका क्लासमेट कहता है कि उसका फैमिली बहुत इंटेलिजेंट है और अपने पैसे के बारे में बात नहीं करता। फॉक्स कहता है कि एस्ट्रिड के फैमिली ने शहर में एक म्यूजियम खोला है, इसलिए जैक और वो बिल्कुल अलग लेवल पर हैं क्योंकि सिर्फ फॉक्स ही उसे अफोर्ड कर सकता है। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और एस्ट्रिड अंदर आती है। लेट होने के लिए सॉरी बोलती है, कहती है कि वो ट्रैफिक में फंस गई थी। जैक के दिमाग की आवाज बताती है कि एस्ट्रिड का अपीयरेंस रेटिंग 94 है, जिससे जैक प्लेजेंटली सरप्राइज हो जाता है। फॉक्स उसे अपने पास बैठने के लिए कहता है, लेकिन सिर्फ एक सीट खाली होती है जो जैक के पास होती है और जैक भी उसे कहता है कि वो उसके पास बैठ सकती है। एस्ट्रिड उसका ऑफर मान लेती है और उसके पास बैठ जाती है। कहती है कि उसने जैक को काफी समय से नहीं देखा। जैक हैरान होकर कहता है कि उसे लगा था कि वो उसका नाम भूल गई होगी। इस पर एस्ट्रिड कहती है कि वो अपनी क्लास के हर स्टूडेंट का नाम याद रखती है। क्लासमेट्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि एस्ट्रिड जैक के साथ बैठी है। तभी जैक के दिमाग में आवाज आती है और उसे एस्ट्रिड की डिटेल्स दिखाती है, लेकिन अब कंडीशंस बदल गई हैं और अगर एस्ट्रिड का इन्फैचुएशन लेवल 100% हो गया तो कार्ड जैक के पास नहीं रहेगा। फॉक्स गुस्सा हो जाता है कि एस्ट्रिड ने उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया और जैक को बुरा भला कहने लगता है। वो हंसते हुए जैक से पूछता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों नहीं लाया जिसके साथ वो 3 साल से था। जैक कहता है कि उसने परसों ही ब्रेकअप कर लिया। ये सुनकर सब चिल्लाने लगते हैं कि वो ये सब सिर्फ इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे एस्ट्रिड चाहिए। क्लासमेट्स उसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कॉलेज के बाद वो इतना बदल गया है। ये देखकर सब उसे जर्क कहने लगते हैं, जबकि वो बार बार कहता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा। उसकी ये बेकार बातें सुनकर एस्ट्रिड का इन्फैचुएशन लेवल 1% कम हो जाता है। जैक ये देखकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि अब क्या करे। फॉक्स फिर से कोशिश करने का फैसला करता है और एस्ट्रिड के पास जाकर कहता है कि उसने हाल ही में शंघाई के एक कलेक्टर से दा विंची की लेट मैरिया पेंटिंग खरीदी है। एस्ट्रिड पीछे मुड़कर उस पेंटिंग को देखती है और फॉक्स उसे पास से देखने के लिए बुलाता है। एस्ट्रिड पेंटिंग के पास जाती है और फॉक्स टेबल के चारों तरफ घूमकर जैक के पास आ जाता है। फॉक्स उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहता है कि अपनी औकात में रह। उसे बेगर कहता है और धमकी देता है कि अगर वो फिर से एस्ट्रिड के करीब आने की कोशिश करेगा तो वो उसका पूरा करियर खत्म कर देगा। फॉक्स फिर एस्ट्रिड से बात करने लगता है, कहता है कि उसे ये पेंटिंग बहुत पसंद है और कुछ दिनों में शहर में एक ऑक्शन होने वाला है जहां ऐसी ही एक और पेंटिंग बिकेगी। एस्ट्रिड हैरान हो जाती है और कहती है कि उसे नहीं पता था कि फॉक्स को रिनेसांस आर्टिस्ट में इंटरेस्ट है। फॉक्स अंदर ही अंदर सोचता है कि उसने एस्ट्रिड के इंटरेस्ट को समझने में बहुत टाइम लगाया, लेकिन उसे खुद वो चीजें बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं लगती। जैक अपनी सीट से उठता है और कहता है कि उसे भी दा विंची की पेंटिंग्स में काफी इंटरेस्ट है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि वो लोग साथ में इस पेंटिंग को देख सकते हैं और तभी उसके दिमाग में आर्टिफैक्ट अप्रेजल स्किल एक्टिवेट हो जाती है। फॉक्स उसकी बात मान जाता है और मन ही मन सोचता है कि ये बेवकूफ अब खुद को एम्बैरेस करेगा। जब जैक पेंटिंग देख रहा होता है
फॉक्स उससे कहता है कि वो इस पेंटिंग पर अपनी ओपिनियन दे। जैक बिना सोचे तुरंत कहता है कि ये पेंटिंग एक फेक है। वो समझाता है कि अपनी लेटर वर्क्स में दा विंची थिन ओवर पेंटिंग टेक्निक यूज करता था, जिसमें हर ब्रश स्ट्रोक थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता था और वो आंखों और मुंह के कोनों में शेडिंग करना पसंद करता था। एस्ट्रिड ध्यान से जैक की बात सुनती है और हैरानी से उसका मुंह थोड़ा खुल जाता है। अपनी एनालिसिस खत्म करने के बाद जैक कहता है कि अनफॉर्चुनेटली फॉक्स ने एक फेक पेंटिंग खरीद ली है। फॉक्स दांत भींचकर कहता है कि कोई नॉन प्रोफेशनल उसकी बातों में आ सकता है, लेकिन उसे तुरंत समझ आ गया कि जैक ने इंटरनेट से आधी अधूरी एक्सपर्ट स्किल्स सीख ली हैं। लेकिन एस्ट्रिड जैक के पक्ष में खड़ी हो जाती है और कहती है कि उसने दा विंची की पेंटिंग्स पढ़ी हैं और वो जैक की बात से एग्री करती है। फॉक्स और बाकी क्लासमेट्स ये देखकर शॉक हो जाते हैं और जैसे फ्रीज हो जाते हैं। एस्ट्रिड जैक की तरफ मुड़कर पूछती है कि उसे इतनी एक्सपर्ट नॉलेज कहां से मिली। जैक जवाब देता है कि उसे बचपन से कल्चरल रेलिक्स और आर्ट को समझने की ट्रेनिंग दी गई है, क्योंकि उसका गोल है कि वो चीन के सारे कल्चरल आर्टिफैक्ट्स खरीदकर उन्हें वापस उनके देश में लाए। फॉक्स हंसने लगता है और कहता है कि वो तो लगभग उसकी बातों पर विश्वास कर ही बैठा था। जैक कहता है कि अगर उसके पास इनफ पैसा हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो खरीद न सके। सब लोग हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि उन्हें उसकी ये स्कूल बॉय वाली शेखी पर विश्वास नहीं है। एस्ट्रिड शांति से कहती है कि उसे भी पहले ऐसा ही लगा था कि बचपन में उसके भी ऐसे अनरियलिस्टिक सपने थे, लेकिन उसका पैशन लेवल 5% बढ़ जाता है। जैक कॉन्फिडेंटली जवाब देता है कि ये कोई सपना नहीं है, बल्कि एक गोल है जिसे वो जरूर पूरा करेगा। एस्ट्रिड फिर से जैक के पास वाली सीट पर बैठ जाती है, जिससे फॉक्स और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फॉक्स अंदर ही अंदर सोचता है कि उसे इस गरीब लड़के को उसकी औकात दिखानी होगी, क्योंकि वो एस्ट्रिड को उससे छीनने की कोशिश कर रहा है। लंच का टाइम हो जाता है और सभी लोग हैरान होते हैं कि हर किसी का खाना अलग और बहुत स्वादिष्ट है। फॉक्स कहता है कि उसका शेफ खुद डिसाइड करता है कि क्या सर्व करना है, क्योंकि वो पहले 3 स्टार मिशेलिन रेस्टोरेंट में काम करता था, इसलिए डिश उसके मूड पर डिपेंड करती है। फॉक्स जैक की प्लेट को देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि आज उसकी किस्मत खराब है। फॉक्स हंसते हुए जैक से पूछता है कि उसे शेफ के बनाए हुए स्टीम्ड बंस कैसे लगे। वो कहता है कि अगर उसे पसंद नहीं आए तो डिश बदल दी जाएगी, लेकिन उसमें कई घंटे लग जाएंगे। जैक फॉक्स की सस्ती बातें इग्नोर करता है और अपना खाना खाने लगता है। वो एस्ट्रिड से बात करता रहता है, जिससे फॉक्स और भी चिढ़ जाता है। जैक अपने दिमाग में आई आर्ट नॉलेज शेयर करता है, जिससे एस्ट्रिड का इन्फैक्चुएशन और बढ़ जाता है। तभी अचानक जैक का फोन बजने लगता है और उसे मैसेज मिलता है कि डेमियन उसे प्रिंसली मिलियंस चैट में इनवाइट कर रहा है। चैट में जाने के बाद जैक कुछ पैसे खर्च करने का फैसला करता है और एक यूजर स्माइलिंग मैरी को 18 मिलियन येन भेज देता है। चैट में एक यूजर कहता है कि उसका नाम फॉक्स है और वो मेरिदन बार का यंग ओनर है और वो जैक को अपने बार में आने का इनवाइट देता है। कहता है कि वहां जो भी वो ऑर्डर करेगा उसका पेमेंट वो करेगा। जैक मनी मन सोचता है कि ये तो बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है और वो हाँ कह देता है। बाकी चैट के लोग भी कहते हैं कि वो भी मेरिदन आएंगे। फॉक्स खुश हो जाता है कि उसने एक और रिच और पावरफुल दोस्त बना लिया है और जब सब लोग आएंगे तो वो आसानी से जैक से छुटकारा पा लेगा। वो सोचता है कि बस उसे इन्फ्लुएंशियल रिच लोगों के सामने जैक की शिकायत करनी है और अपने नए पावरफुल दोस्त की मदद से उसे नीचे गिरा देगा। अपने दिमाग में वो सोचता है कि सब लोग उसकी साइड लेंगे और जैक को शहर से बाहर निकाल देंगे ताकि वो कहीं काम भी ना कर पाए। फॉक्स टेबल से उठता है और सबको कराओके रूम में चलने को कहता है कि उसने रिच लोगों के साथ मीटिंग अरेंज की है ताकि सबको हाई क्लास लोगों से मिलने का मौका मिले। कुछ देर बाद पहले रिच लोग कराओके हॉल में आने लगते हैं और फॉक्स से बात करते हैं। फॉक्स एस्ट्रिड को मिस्टर शू से इंट्रोड्यूस करता है, जो शहर के मेन प्रॉपर्टी ओनर है, और वो कहते हैं कि वो उसके पिता को जानते थे। एस्ट्रिड पॉलिटली ग्रीट करती है और मिस्टर शू कहते हैं कि उन्होंने सुना था कि एस्ट्रिड बहुत खूबसूरत है और ये बिल्कुल सच निकला। इसी दौरान एक बारटेंडर फॉक्स के पास आता है और कहता है कि उसे उससे 1 मिनट बात करनी है। बारटेंडर बताता है कि जैक एक बॉटल ओरोरा रूसो चेरी वाइन ऑर्डर करना चाहता है और उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे ओपन करे या नहीं। फॉक्स जोर से हैरान होकर पूछता है कि क्या जैक सच में ये ऑर्डर करना चाहता है उस बॉटल के बारे में। जैक के क्लासमेट्स उसे वार्न करते हैं कि ये वाइन हजारों डॉलर की है और उसे इसकी असली कीमत का अंदाजा नहीं है, लेकिन जैक बिना हिचकिचाए कहता है कि वो सच में इसे ऑर्डर करना चाहता है और कहता है कि उसका एक रिच दोस्त इसका पेमेंट करेगा। फॉक्स खुश हो जाता है, सोचता है कि उसे मौका मिल गया और कहता है कि अगर जैक का कोई रिच दोस्त है तो बॉटल खोल दी जाए। फॉक्स बॉटल खोल देता है और जैक से कहता है कि एक बॉटल की कीमत 2,50,000 है और अगर उसका दोस्त पैसे नहीं दे पाया तो जैक को यह कर्ज चुकाने के लिए कोल माइन में काम करना पड़ेगा। जैक कहता है कि उसे वाइन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है और वो सोच रहा था कि प्राइस नाम की लेंथ पर डिपेंड करता है। फॉक्स उसे जवाब देता है कि जब उसके हाथ गंदे होंगे तब वो ज्यादा समझदारी से सोचेगा
और कुछ खरीदने से पहले ध्यान देगा। फॉक्स कैरियोके रूम में चारों तरफ देखता है और कहता है कि लगभग सब लोग आ चुके हैं, लेकिन उसका नया दोस्त जिसका निकनेम रिचमैन है अभी तक नहीं आया। इसके बावजूद कि उसने कहा था कि वो मेरिडन में है। तभी एक गेस्ट कहता है कि चैट में बोगोत ने लिखा था कि वो ऑलरेडी कैरियोके रूम में है। दरवाजा खुलता है और आखिरी गेस्ट अंदर आता है। वो आखिरी गेस्ट वही होता है, शहर के सबसे बड़े कार पार्क का ओनर मैट, जिससे चाय चाय के साथ मुलाकात में मिला था। मैट फॉक्स के पास से बिना हेलो बोले निकल जाता है। वो सीधे जैक के पास आता है, लेट होने के लिए सॉरी बोलता है और कहता है कि वो उसके लिए 3 ड्रिंक्स पिएगा। कमरे में मौजूद सभी लोग शॉक में फ्रीज हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते कि अभी क्या हुआ। फॉक्स तो शॉक में मुड़ भी नहीं पाता। थोड़ी देर बाद मैट और एस्ट्रिड को छोड़कर बाकी सब लोग जैक का निकनेम जोर से बोलते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। फॉक्स धीरे धीरे अपना सिर घुमाता है, उसका मुंह खुला रह जाता है और वो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। जैक हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है कि ये बिल्कुल पॉसिबल है, और वो सच में वही है। जैक के आसपास रिच लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उसकी तारीफ करते हैं कि वो इतना यंग होकर भी इतना रिच है और उससे पूछने लगते हैं कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। जैक के क्लासमेट्स हैरान रह जाते हैं कि वो इतना रिच है कि बड़े बड़े टाइकून्स भी उससे इंप्रेस हो रहे हैं। फॉक्स जोर से चिल्लाता है कि ये सब धोखा है, क्योंकि वो जैक के पेरेंट्स को जानता है और वो सिंपल वर्कर्स हैं और जैक एक आम गरीब लड़का है। मैट गुस्से में फॉक्स को डांटता है और कहता है कि वो तुरंत चुप हो जाए और वो इस ग्रुप का सबसे खराब मेंबर है। मैट उसे याद दिलाता है कि वो वही बेकार मेंबर है जो हर महीने अपने पेरेंट्स के दिए हुए लाखों डॉलर्स खर्च करता है। मैट ये भी कहता है कि उसने स्टॉक्स में पैसे खो दिए और एक पैसा भी नहीं कमाया, जो उनके ग्रुप के लिए शर्म की बात है। आखिर में मैट कहता है कि उसे समझ नहीं आता कि फॉक्स कैसे मिस्टर रिच का मजाक उड़ा सकता है। सब लोग डिसाइड करते हैं कि सजा के तौर पर फॉक्स को प्रिंसली मिलियंस क्लब से निकाल दिया जाएगा, लेकिन जैक बीच में बोलता है कि कुछ भी बड़ा नहीं हुआ है और वह याद दिलाता है कि मिस्टर फॉक्स ने खुद कहा था कि आज के सारे एक्सपेंसेस वो पे करेगा और वो कहता है कि अब सबको सर्व किया जाए सबसे महंगे ड्रिंक्स। जैक कहता है कि गेस्ट्स जो चाहें ऑर्डर कर सकते हैं, सब कुछ उनके लिए फ्री होगा, जिससे सब खुश हो जाते हैं। कुछ समय बाद शाम हो जाती है और मिसेस एस्ट्रिड की कार मैदान के बाहर आकर रुकती है। एस्ट्रिड सबको बाय बोलती है और कहती है कि वो घर जा रही है। जैक और उसके क्लासमेट्स उसे जाते हुए देखते हैं और कहते हैं कि वो बहुत रिच होने के बाद भी शो ऑफ नहीं करती। जैक उसके बारे में सोचता है और मानता है कि वो एक रियल लेडी है जो बचपन से ही हाई सोसाइटी में रही है। वो जैक की वेल्थ से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुई, यहाँ तक कि उसका इन्फैचुएशन लेवल भी नहीं बढ़ा। जैक के हिसाब से वो उसके पैसे खर्च करने के लिए एक परफेक्ट टारगेट है। मैट जैक के पास आता है और कहता है कि उसने उसके लिए $80 मिलियन की कार ढूंढ ली है। मैट बताता है कि ऐसी सिर्फ 10 कार्स दुनिया में है और वो चीन में भी नहीं है। जैक कहता है कि उसे वो कार पसंद है और वो उसे खरीद रहा है। मैट कहता है कि वो सब अरेंज कर देगा और कुछ दिनों में कार यहाँ आ जाएगी, और ये कहकर वो अपने काम के लिए चला जाता है। जैक अपना पर्सनल अकाउंट चेक करता है और देखता है कि उसमें सिर्फ 1 मिलियन युआन ही बचे हैं। वो सोचता है कि अगली काउंटर अटैक्स में ज्यादा पैसे खर्च करना बेहतर होगा। रात देर में जैक घर लौटता है और देखता है कि जूनियर सड़क पर बैठी है। वो उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। जूनियर बहुत डरी हुई और परेशान लगती है और जैक को देखकर खुश हो जाती है। वो बताती है कि उसके पिता को हार्ट अटैक आया है और वो हॉस्पिटल में है। वो कहती है कि ऑपरेशन के लिए 8 लाख युआन चाहिए, जो उसके फैमिली के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। जैक उसकी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि 3 साल में वो उसकी सारी एक्सक्यूजेस समझ चुका है। वो कहता है कि शायद वो ये पैसे किसी और चीज पर खर्च करेगी, इसलिए वो उसे 1 पैसा भी नहीं देगा। जूनियर होकर जैक को बोलती है कि उसने ऑर्डर पर $10 मिलियन से ज्यादा खर्च कर दिया, लेकिन अब वो उसे 8 लाख भी नहीं दे सकता। जैक कहता है कि उसे ये बताने का कोई हक नहीं है कि वो अपना पैसा किस पर खर्च करे। जूनियर उसे याद दिलाती है कि उनका ब्रेकअप अभी 1 हफ्ते पहले ही हुआ है। जैक कहता है कि उसी की वजह से उसकी जिंदगी अब नॉर्मल हुई है और वो उससे बात करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहता। जूनियर कहती है कि जैक उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता, और तभी जैक के दिमाग में आवाज आती है कि उसका क्रश लेवल 20% कम हो गया है। जैक सोचता है कि उसकी उम्मीद के बावजूद जूनियर बिल्कुल नहीं बदली है और वो अब उस पर 1 पैसा भी खर्च नहीं करेगा। अगली सुबह जैक अपने यूनिवर्सिटी के पास चलता हुआ अपने मैसेजेस देखता है और उसे पता चलता है कि चाय ने उसे डिनर के लिए इनवाइट किया है। वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करता है, एक असिस्टेंट से कॉन्टैक्ट करता है और उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि चाय लाइव है और उसे कस्टम गिफ्ट बनाने का ऑप्शन भी मिलता है। जैक को ये आइडिया पसंद आता है और वो सोचता है कि उसे क्या गिफ्ट देना चाहिए। जैसे ही जैक चाय की स्ट्रीम ज्वाइन करता है, चैट में नोटिफिकेशन आता है और चाय उसे ग्रीट करती है बाकी व्यूअर्स के साथ। जैक उसे गॉड ऑफ लक वाला कस्टम गिफ्ट देता है जिसकी कीमत $8,80,000 होती है। जैक लगातार चाय पर पैसे खर्च करता रहता है
ऐसे डजन्स गिफ्ट खरीदता है। वो तब रुकता है जब वो कुल मिलाकर 300 मिलियन येन खर्च कर चुका होता है। इन्फैचुएशन लेवल और 20% बढ़ जाता है। शर्माते हुए चाय चाय कहती है कि वो जैक के लिए कुछ भी करेगी, लेकिन जैक बिना कुछ मांगे ही स्ट्रीम छोड़ देता है। चाय चाय समझ नहीं पाती कि ये क्या हुआ और कुछ देर के लिए शॉक में खड़ी रह जाती है। जैक खुश होता है ये जानकर कि उसने जो 300 मिलियन खर्च किए थे उसका 10% उसके अकाउंट में वापस आ गया है। उधर चाय चाय ये सोचकर परेशान हो जाती है कि जैक ने बदले में कुछ नहीं मांगा और वो ये सोचने लगती है कि शायद जैक उससे प्यार करता है। लेकिन वो तुरंत खुद को रोकती है और सोचती है कि लड़के भरोसे के लायक नहीं होते और वो उसके लिए बस एक वॉलेट है, इसलिए उसे उससे प्यार नहीं करना चाहिए। जैक स्कूल के पास पहुंचता है और फोन निकालता है। तभी उसे बाहर कुछ लोग गाली देते हुए सुनाई देते हैं। कुछ लड़के जूनियर को रोक लेते हैं, उसका मास्क खींच लेते हैं और कहते हैं कि वो उनके पास से जाने की कोशिश भी ना करें। जूनियर बेबस होकर जैक की तरफ देखती है, लेकिन जैक बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। जूनियर उन लड़कों से कहती है कि उसके पास अभी पैसे नहीं हैं और उनसे 3 दिन का टाइम मांगती है, लेकिन वो लोग और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। उनमें से एक गुंडा जूनियर को याद दिलाता है कि उसने कहा था उसका बॉयफ्रेंड उसे पैसे देगा और पूछता है वो कहाँ है। वो लोग जूनियर का मजाक उड़ाने लगते हैं, कहते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड आया ही नहीं, मतलब वो कमजोर और बेकार है। फिर वो लोग उसे उठाकर ले जाने का फैसला करते हैं, उसके हाथ पकड़ लेते हैं और उसे घेर लेते हैं, उसकी भागने की कोशिश को इग्नोर करते हुए। जूनियर फिर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और चिल्लाने से पहले उसका मुंह बंद कर देते हैं। जूनियर अपनी आंखों से मदद मांगती है, वहां खड़े एक आदमी की तरफ देखती है, लेकिन वो भाग जाता है। जब वो लोग उसे कार में घसीट कर ले जा रहे होते हैं, जूनियर जैक के बारे में सोचती है और खुद से कहती है कि वो उसे दोष नहीं देती। वो मानती है कि ये सब उसकी अपनी गलती है और अगर वो इतनी सेल्फिश ना होती तो वो इस हालत में नहीं होती। गुंडे कार का दरवाजा बंद करते हैं और निकलने की तैयारी करते हैं। तभी अचानक कोई हाथ से कार की खिड़की तोड़ देता है और ड्राइवर के चेहरे पर जोर से मारता है। जूनियर का बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि जैक होता है। वो कार का दरवाजा खोलता है और गुंडों को आदेश देता है, गुंडों को बाहर निकलने को कहता है। जूनियर बचने के बाद बहुत खुश हो जाती है और उसका इन्फैचुएशन लेवल 40% बढ़ जाता है। गुंडे गाड़ी से कूदकर बाहर आते हैं और चिल्लाते हुए जैक पर हमला कर देते हैं। जैक मोटी मोटी नोटों की गड्डी निकालता है और हर एक के सिर पर मारता है, जिससे वो सब जमीन पर गिर जाते हैं। वो लोग उठने की कोशिश करते हैं और जैक उनके सामने पैसे से भरा बैग लेकर खड़ा रहता है। जैक उन्हें घूरते हुए कहता है कि पैसे ले लो और यहां से निकल जाओ। गुंडे बैग से पैसे उठाते हैं, गिनते हैं और जैक से पूछते हैं कि क्या वो जूनियर का बॉयफ्रेंड है। जैक साफ मना कर देता है और कहता है कि जल्दी यहां से दफा हो जाओ। गुंडे जूनियर को गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं कि जैक को इस लड़ाई की कीमत चुकानी पड़ेगी। वैन का दरवाजा जोर से बंद होता है और गाड़ी वहां से चली जाती है, जैक और जूनियर को अकेला छोड़कर। जूनियर फुटपाथ पर बैठ जाती है और कहती है कि उसे सच में अफसोस है कि सब कुछ ऐसा हो गया। जैक ठंडे अंदाज में जवाब देता है कि अगर उसे सच में अफसोस है और अगर उसे सच में लगता है कि वो गलत थी तो वो उसे अब परेशान ना करे। जैक वहां से चला जाता है और जूनियर सोचती है कि वो उसके लायक नहीं है। वो खुद से वादा करती है कि वो अपनी गलती और उसे दिए दर्द का प्रायश्चित करेगी। जैक टैक्सी लेकर एक मीटिंग के लिए निकलता है। रास्ते में एक स्ट्रीमर की लाइव देखता रहता है। ड्राइवर उसकी तरफ देखता है और कहता है कि किसी रिच आदमी ने हाल ही में एक स्ट्रीमर को 300 मिलियन भेजे हैं। जैक कैजुअली कहता है कि उसने भी ये देखा और अपने फोन की तरफ देखते हुए बात करता रहता है। तभी टैक्सी के स्क्रीन पर मैसेज आता है कि बेगर नाम के यूजर ने मेदूसा प्लेटफॉर्म पर एक स्ट्रीमर को 100 मिलियन रूबल्स भेजे हैं। जैक खुद से सोचता है कि उसे चेक करना चाहिए कि उसके पास कितना पैसा बचा है। ड्राइवर को समझ नहीं आता कि जैक ने बस कुछ मिनट। एक और न्यूज आती है कि बेगर ने फिर से एक और स्ट्रीमर को 100 मिलियन भेज दिए। ये देखकर ड्राइवर जैक की तरफ मुड़कर देखता है और उसे खुद से बात करते हुए सुनता है। ड्राइवर घबरा जाता है, गाड़ी संभालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसकी टैक्सी में दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बैठा है। जैक मीटिंग की जगह पहुंच जाता है और ड्राइवर अब भी शॉक में होता है कि वो उसी रिच आदमी को लेकर आया था। जैक खुश होता है कि उसने फिर से 300 मिलियन खर्च कर दिए। वो सोचता है कि बड़ा फायदा पाने के लिए हर जगह बेट डालना सही है। जैक सड़क पर चलते हुए आसपास के लैंडमार्क्स देखता है ताकि उसे सही जगह मिल सके। लंबे सफर के बाद जैक नामजोंग विलेज पहुंचता है और उस जगह को ढूंढता है जहां ऑड्रे ने उसे डिनर के लिए बुलाया था। सही एड्रेस पर पहुंचकर जैक देखता है कि ऑड्रे उसे ग्रीट कर रही है और खुश है कि वो आखिर आ गया। जैक ऑड्रे के लाउंज वेयर को देखकर थोड़ा कंफ्यूज्ड और शॉक हो जाता है, लेकिन ऑड्रे जल्दी से उसका हाथ पकड़ती है और उसे अंदर ले जाती है। जैक उसके अपार्टमेंट में अंदर जाता है। चारों तरफ देखते हुए जैक चारों तरफ इंटरेस्ट से देखने लगता है। ऑड्रे मुस्कुराकर पूछती है कि उसे जो दिख रहा है वो पसंद आया या नहीं।
मतलब उसका अपार्टमेंट? जैक कहता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन उसका इशारा ऑड्रे के कपड़ों की तरफ होता है। ऑड्रे उसे टेबल पर बैठाती है और कहती है कि उसने खुद डिनर बनाया है और उसे टेस्ट करने को कहती है। जैक खाना एंजॉय करता है और ऑड्रे बताती है कि वो पहला लड़का है जो उसके अपार्टमेंट में आया है और उसका बनाया हुआ खाना खा रहा है। ऑड्रे उसे लाइलैक फ्लावर भी दिखाती है, जिस पर जैक कहता है कि ये उसके लिए बहुत बड़ा ऑनर है। ऑड्रे बताती है कि उसने ये फूल इसलिए खरीदा क्योंकि उसे पता चला कि जैक को इसकी खुशबू बहुत पसंद है। जैक उसके इस बिहेवियर से हैरान हो जाता है क्योंकि उसे उससे इतनी केयर और सॉफ्टनेस की उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था कि वो भी जूनियर की तरह सेल्फिश होगी। जैक उसका माथा छूकर पूछता है कि वो ठीक है या उसे फीवर तो नहीं है। ऑड्रे उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि उसके पेरेंट्स के जल्दी डिवोर्स होने की वजह से वो बचपन से ही बहुत इनसिक्योर बन गई थी। ऑड्रे बताती है कि वो बचपन से ही ऐसी बन गई थी। वो कहती है कि उसने हमेशा यही सीखा कि लोग जल्दी बदल जाते हैं और उसे सिर्फ पैसे से ही थोड़ा सिक्योरिटी फील होता था। ऑड्रे जैक को हक करती है और कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसके साथ इतना कंफर्टेबल फील करेगी, क्योंकि वो बाकी लड़कों से अलग है जो हमेशा उसके पीछे पड़े रहते हैं। ऑड्रे जैक से कन्फेस करती है कि वो उससे प्यार करने लगी है और पहले वो खुद को बचाकर रखती थी, लेकिन अब उसे किसी चीज से डर नहीं लगता। जैक को याद आता है कि ऑड्रे का इन्फैचुएशन लेवल 91% है, मतलब वो सच में उससे प्यार करती है, इसलिए वो इतनी केयर और सॉफ्टनेस दिखा रही है। मौका देखकर जैक ऑड्रे को बेड पर लिटा देता है और उसके ऊपर झुक जाता है। ऑड्रे धीरे से कहती है कि उसके कपड़े थोड़ा अनकंफर्टेबल है, इशारा करते हुए कि जैक आगे बढ़े, लेकिन तभी बाहर से जोर की चीख सुनाई देती है। जैक उस आवाज को पहचान लेता है। वो उसके दोस्त हैरी की आवाज होती है। जैक तुरंत खिड़की की तरफ जाता है ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। जैक बाहर देखता है और हैरी को वो अपनी गर्लफ्रेंड नाना के पीछे पीछे जा रहा होता है। उससे कह रहा होता है कि वो उसे छोड़कर ना जाए और मान रहा होता है कि उससे गलती हो गई। नाना उसे जोर से थप्पड़ मारती है, जिससे उसके चश्मे जमीन पर गिर जाते हैं। वो उस पर चिल्लाने लगती है और उसे शर्मिंदा करती है कि वो सबके सामने चिल्ला रहा है। जाते जाते वो कहती है कि अब तो सबको पता चल ही गया है, तो वो और जोर से चिल्ला सकता है। हैरी झुककर जमीन पर अपने चश्मे ढूंढने लगता है। जैक उसके पास आता है, पूछता है क्या हुआ और उसे उसका चश्मा दे देता है। हैरी जैक को बताने लगता है कि वो और नाना रिलेशनशिप में थे, लेकिन तभी उसकी नजर ऑड्रे पर पड़ती है जो जैक की तरफ आ रही होती है। हैरी ऑड्रे को देखकर हैरान हो जाता है, उसकी लुक्स देखकर शॉक्ड हो जाता है। जैक उसे वापस टॉपिक पर लाता है और कहता है कि वो लोग डिनर के लिए जा रहे थे, तो आगे बताएं। हैरी बताता है कि वो नाना के साथ मूवी देखने जाने वाले थे, लेकिन वो उस पर गुस्सा हो गई क्योंकि उसने उसके लिए एंटी रिंकल किट खरीदने से मना कर दिया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। ऑड्रे जैक के कंधे के ऊपर से हैरी की तरफ देखती है और ऑड्रे कहती है कि उसने सुना है कि नाना का हाल ही में एक रिच बॉयफ्रेंड बन गया है। जैक और हैरी ये सुनकर यकीन नहीं करते और हैरी कहता है कि नाना उसे धोखा नहीं दे सकती। ऑड्रे कहती है कि भले ही उन्हें यकीन ना हो, लेकिन उसके दोस्तों की खबरें अक्सर सच निकलती हैं। जैक हैरी की मदद करने का ऑफर देता है और ऑड्रे से कहता है कि वो अपने दोस्तों से पूछे कि क्या उन्होंने नाना के नए बॉयफ्रेंड को देखा है। जैक हैरी से कहता है कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का असली चेहरा देख ले। उधर फॉक्स अपने बेड पर लेटा हुआ होता है और टेंशन में सिगरेट पी रहा होता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे हक करती है और पूछती है कि वो इतना परेशान क्यों है। फॉक्स कहता है कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। वो बताता है कि उसे ऑलमोस्ट उस इन्फ्लुएंशियल क्लब से निकाल दिया गया था, लेकिन लकीली जैक की वजह से वो बच गया। लेकिन अब कोई भी उसके मैसेजेस पर ध्यान नहीं दे रहा और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो पूरी तरह नीचे गिर जाएगा। तभी अचानक उसका फोन बजता है। वो देखने जाता है कि क्या हुआ और अचानक शॉक में किसी को कॉल करने लगता है। पता चलता है कि जैक ने प्रिंसली मिलियंस चैट में पूछा था कि क्या किसी के पास शॉपिंग मॉल है। इस पर फॉक्स जवाब देता है कि उसके पास एक परफेक्ट मॉल है और उसे अपनी रेपुटेशन वापस पाने का मौका मिल जाता है। अगले दिन फॉक्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार में जाता है और कहता है कि वो जैक को लेने जा रहे हैं ताकि प्लान डिस्कस कर सकें और एरिया देख सकें। फॉक्स एक छोटे से आउटडोर कैफे के पास कार रोकता है और कहता है कि वो पहुंच गए हैं और मिस्टर रिच यहीं कहीं होगा। फॉक्स की गर्लफ्रेंड एक्साइटेड होकर भीड़ में उसे ढूंढने लगती है। वो लोग जैक को एक टेबल पर बैठा हुआ पाते हैं जो नॉर्मल कपड़ों में आराम से ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। फॉक्स की गर्लफ्रेंड हैरान हो जाती है कि जैक इतना सिंपल दिखता है, जबकि फॉक्स उसे एडमायरेशन से देखता है। फॉक्स और उसकी गर्लफ्रेंड जैक को ग्रीट करते हैं और हैरान होते हैं कि वो इतने सस्ते कैफे में ब्रेकफास्ट कर रहा है। जैक कहता है कि यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है
और वो इस जगह को रेकमेंड भी करता है। इसके बाद वो तीनों प्लान की डिटेल्स डिस्कस करते हुए निकल जाते हैं। कुछ समय बाद प्लान तैयार हो जाता है और हैरी नाना से कहता है कि वो इंतजार करे, गेट पर वेट करने को कहता है ताकि वो देख सके कि क्या नाना सच में किसी और को सीक्रेटली डेट कर रही है। कुछ देर बाद एक उम्रदराज आदमी नाना के पास आता है और उसे किस करता है। ये देखकर हैरी टूट जाता है। हैरी उनके पास जाता है और चिल्लाता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि नाना ने उसे एक बूढ़े आदमी के लिए धोखा दिया। वो आदमी हैरी का मजाक उड़ाता है और कहता है कि शायद यही वो गरीब लड़का है जिसके बारे में नाना बता रही थी। हैरी गुस्से में उसे भगा देने को कहता है, लेकिन वो आदमी हंसता रहता है और गार्ड को बुलाकर उसे बाहर निकलवाने को कहता है। गार्ड हैरी के पास आता है और उसे जाने को कहता है। हैरी समझाने की कोशिश करता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है और वो उसे धोखा दे रही है। नाना उस आदमी को हक करती है और उसे वॉल्टर कहती है और कहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। हैरी टूट जाता है और कहता है कि वो यकीन नहीं कर सकता कि वो 6 महीने के रिश्ते को ऐसे छोड़कर एक अजनबी बूढ़े आदमी के लिए चली गई। नाना कहती है कि वॉल्टर एक वीआईपी क्लाइंट है और मिलियनेयर है और वो उसकी गर्लफ्रेंड बनकर किसी तरह की परेशानी नहीं झेलेगी। हैरी ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है और उन्हें देखता रह जाता है। हैरी टूटे हुए मन से कहता है कि ये हो ही नहीं सकता। तभी अचानक फॉक्स अपनी कार लेकर वहां आता है और थोड़ी दूरी पर रुकता है। वॉल्टर कहता है कि वो फॉक्स को जानता है और उसे मॉल का ओनर बताता है। ये सुनकर नाना खुश हो जाती है। फॉक्स उनकी तरफ चलता है और नाना वॉल्टर से कहती है कि शायद वो उसे हेलो बोलने आ रहा है, लेकिन फॉक्स उनके पास से निकल जाता है और सीधे हैरी को हक करता है। वो पूछता है कि क्या वो शॉपिंग सेंटर देखने आया है। फॉक्स कहता है कि उसे उम्मीद है कि हैरी अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में फिर से सोचेगा, क्योंकि उसके पास 2 और शॉपिंग सेंटर्स हैं और वो उसके साथ काम करना चाहता है। नाना और वॉल्टर ये देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि हैरी इतना बड़ा इन्वेस्टर हो सकता है। तभी भीड़ में से फॉक्स की गर्लफ्रेंड आती है और हैरी को नाम लेकर बुलाती है। वो नखरे से कहती है कि उसने उसे इतना वेट क्यों करवाया। वो जल्दी से उसके पास आती है और उससे लिपट जाती है। वो प्यार से कहती है कि उसने उससे बाली का नया एक्सक्लूसिव स्प्रिंग कलेक्शन वाला बैग दिलाने का प्रॉमिस किया था। नाना ये सब देखकर यकीन नहीं कर पाती। नाना उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और कहती है कि हैरी तो उसके लिए कुछ 1000 के कॉस्मेटिक्स भी नहीं खरीद सकता था। इस पर फॉक्स की गर्लफ्रेंड जवाब देती है कि नाना इसके लायक ही नहीं है कि हैरी उसके लिए कुछ खरीदे। हैरी मुड़कर भीड़ में देखता है और जैक को दीवार के पास खड़ा देखता है, जो सब ध्यान से देख रहा होता है। हैरी मन ही मन खुश होता है कि जैक इतने लोग लेकर आया जिन्होंने उसकी इस मुश्किल में मदद की। हैरी कहता है कि वो तो मॉल देखने आया था, लेकिन वॉल्टर ने उसे रोक लिया और उसे धमकाने लगा। फॉक्स गुस्से का नाटक करता है और सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि ये उसके शॉपिंग सेंटर की इज्जत के खिलाफ है। वो कहता है कि तुरंत टॉप मैनेजर को बुलाओ, वॉल्टर का वीआईपी स्टेटस खत्म करो और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए उस पर 2 मिलियन का फाइन लगाओ। वॉल्टर तुरंत नाना को दूर धक्का दे देता है और हैरी से माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी और उसे कुछ पता नहीं था और हैरी से माफ कर देने की भीख मांगता है। हैरी और फॉक्स दोनों वॉल्टर और नाना का मजाक उड़ाते हैं और मैनेजर से कहते हैं कि दोनों को हमेशा के लिए मॉल से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। वॉल्टर और नाना दोनों घुटनों पर गिर जाते हैं और हैरी से विनती करने लगते हैं कि वो ऐसा ना करे। हैरी वॉल्टर की नकल करता है और कहता है कि उसकी उम्र में अगर वो गिर गया तो शायद उड़ भी ना पाए। वॉल्टर कहता है कि उसकी कंपनी पूरे शहर में जानी जाती है और फॉक्स के अलावा उसके कई और कनेक्शंस भी हैं। जैसे ही वॉल्टर वहां से निकलने की कोशिश करता है, अचानक कई एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार्स आकर रास्ता रोक देती हैं। प्रिंसली मिलियंस क्लब के लोग अपनी कार से उतरते हैं और आपस में मजाक करते हुए ग्रीट करते हैं। नाना और वॉल्टर ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि शहर के इतने बड़े बड़े रिच लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। वो सारे रिच लोग हैरी के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और उसका साथ देने लगते हैं। वो नाटक करते हैं कि उन्हें बुरा लगा कि सिर्फ फॉक्स ने हैरी की मदद की। हैरी कहता है कि असली प्रॉब्लम इस आदमी की वजह से हुई और वॉल्टर की तरफ इशारा करता है। सब लोग वॉल्टर की तरफ मुड़ते हैं और उसे डरावनी नजरों से देखने लगते हैं। वॉल्टर टूट जाता है और सोचता है कि अब उसका सब खत्म हो गया है। हैरी जैक को थैंक्स कहता है, जिस पर जैक कहता है कि धन्यवाद की जरूरत नहीं है। जैक कहता है कि थैंक्स की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसका दोस्त है और उसकी मदद करना उसका फर्ज था। हैरी पूछता है कि उसे इतने सारे रिच लोग कहां से मिले, तो जैक जल्दी से एक कहानी बना देता है कि ये सब फॉक्स के लिए काम करने वाले एक्टर्स हैं। हैरी और जैक एक दूसरे को बाय बोलते हैं और हैरी कहता है कि वो शाम को कैफेटेरिया से जैक का फेवरेट खाना लाकर देगा। शहर के सारे रिच लोग खड़े होकर जैक को एडमायर करते रहते हैं।
लेकिन उनमें से एक लड़की सबसे अलग दिखती है, जिसके ग्रीन बाल और ब्लू ड्रेस होती है। जैक सभी लोगों को उनकी मदद के लिए वार्मली थैंक्स करता है और कहता है कि वो सबको हॉट और स्पाइसी खाना खिलाएगा। फॉक्स जैक को हक करता है और कहता है कि वो उसे अपने बार के 7th फ्लोर पर ले जाएगा। भीड़ में लोग कहते हैं कि वो खुद पे करेंगे, लेकिन जैक शांति से कहता है कि वो सबका बिल खुद देगा। सब लोग बार में बैठ जाते हैं और बात करने लगते हैं कि जैक ने 3 स्ट्रीमर्स को 100 मिलियन से 100 मिलियन डोनेट किया, जिससे प्लेटफॉर्म के यूजर्स दोगुने हो गए। जैक के बारे में बात करते करते एक रिच आदमी उस ग्रीन बालों वाली लड़की की तरफ मुड़ता है और उसे मैरी कहकर बुलाता है और पूछता है कि वो चुप क्यों है और बस ड्रिंक कर रही है। वो आदमी मैरी से कहता है कि उसका प्रोजेक्ट बहुत एक्सपेंसिव और टेक्निकली कॉम्प्लेक्स है, इसलिए उसे अपने पिता की बात मान लेनी चाहिए। मैरी गुस्से में अपना ग्लास टेबल पर रखती है और कहती है कि हार मानना उसके शब्दों में ही नहीं है। वो कहती है कि उसके दोस्त उसे पैसे देने से डर रहे हैं क्योंकि सब उसके पिता से डरते हैं, इसलिए अब उसे जैक से मदद मांगनी पड़ेगी। उधर बाकी रिच लोग जैक को अपने इवेंट्स में इनवाइट करते रहते हैं। कोई नाइट क्लब ऑफर करता है, कोई यॉट पार्टी, तो कोई पोकर खेलने के लिए बुलाता है। जैक उनके ऑफर सुनता है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ बोर्डम दिखता है। वो पोलाइटली सबको मना कर देता है और कहता है कि उसे गैम्बलिंग के बजाय पैसे खर्च करना ज्यादा पसंद है। मैरी ये बात सुनती है और जैक के पास आती है। वो कहती है कि अगर उसे पैसे खर्च करना पसंद है तो ये बहुत अच्छी बात है। मैरी अपना हाथ जैक के सीने पर रखती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा। बाकी लोग मैरी को डांटते हैं और कहते हैं कि वो फिर से अपनी पुरानी चालें चल रही है। वो जैक से कहते हैं कि उसकी बात ना सुने क्योंकि उसका स्टार्टअप ऑलरेडी फेल हो चुका है, लेकिन जैक उसकी बात में इंटरेस्ट दिखाता है। जैक पूछता है कि उसे अपना पैसा आखिर किस चीज पर खर्च करना चाहिए। तभी उसके दिमाग में आवाज आती है और मैरी की डिटेल्स बताने लगती है, जबकि मैरी उसे बताती है कि वो इंडस्ट्रियल चिप्स बनाती है। बाकी रिच लोग फिर से जैक के पास आते हैं और उसे वार्न करते हैं कि मैरी का आइडिया सिर्फ एक सपना है। मैरी जवाब देती है कि उसका आइडिया नामुमकिन नहीं है, बस कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, फिर बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है। मैरी फिर से जैक से पूछती है कि वो उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा या नहीं, और मनी मन सोचती है कि शायद वो मना कर देगा। जैक कहता है कि इंडस्ट्रियल चिप्स एक बहुत अच्छा आइडिया है क्योंकि इस फील्ड में यूएस चाइना से आगे है और इसमें इन्वेस्ट करने से अमेरिका से मुकाबला करने में मदद मिलेगी। मैरी ये सुनकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या वो उसकी कंपनी को रिसर्च करेगा सक्सेस का अंदाजा लगाने के लिए। जैक कहता है कि उसे किसी रिसर्च की जरूरत नहीं है और वो सीधे उसे 500 मिलियन ट्रांसफर कर देगा। मैरी अपना फोन चेक करती है और देखती है कि पैसे आने का नोटिफिकेशन आ चुका है। जैक आगे कहता है कि अगर प्रोजेक्ट फेल भी हो गया तो वो कोई क्लेम नहीं करेगा। मैरी जैक के इस भरोसे से इंस्पायर हो जाती है और उसका पैशन 20% बढ़ जाता है। बाकी गेस्ट्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद जैक को मैरी से प्यार हो गया, इसलिए वो इतने पैसे खर्च कर रहा है। मैरी खुद भी जैक की जनरोसिटी से शॉक में रह जाती है, जबकि जैक वहां से चुपचाप निकलने का फैसला करता है। बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए जैक सोचता है कि ये सब बहुत महंगा पड़ रहा है क्योंकि उसे अपने पर्सनल अकाउंट से पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और वैसे भी उसका सच में सबको ट्रीट देने का मन नहीं था। अगली सुबह मैरी अपनी दोस्त को ये सब बताती है और कहती है कि उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा। उसकी दोस्त कोई और नहीं बल्कि एस्ट्रिड होती है, जो उसे बधाई देती है कि उसने अपने बिजनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। मैरी को याद आता है कि उसके पिता ने बिना उसकी बात सुने उसे बिजनेस करने से मना कर दिया था और उसका कार्ड ब्लॉक करने की धमकी दी थी। उसे ये भी याद आता है कि उसके सारे रिलेटिव्स ने भी उसकी मदद करने से मना कर दिया था क्योंकि पिता के आदेश की वजह से। मैरी पूरे डिटर्मिनेशन के साथ खुद से कहती है कि उसे हर हाल में सफल होना है, और एस्ट्रिड उसे कहती है कि वो उस पर भरोसा करती है। मैरी कहती है कि वो बहुत देर से अपनी ही बात कर रही है और एस्ट्रिड से पूछती है कि उसका हाई स्कूल रियूनियन कैसा गया। एस्ट्रिड कहती है कि मीटिंग तो नॉर्मली चल रही थी, लेकिन वो अपने क्लासमेट से हैरान रह थी जिसकी आर्ट नॉलेज उसके टीचर्स जैसी थी। दोनों दोस्त मजाक में उन अचानक आए लड़कों के बारे में बात करती हैं जिन्होंने उनकी जिंदगी में इंटरेस्ट पैदा किया है। तभी उनकी बातों के बीच एस्ट्रिड की माँ कमरे में आती है और उसे कहती है कि अब चलने का टाइम हो गया है। एस्ट्रिड का चेहरा अचानक बदल जाता है, वो उदास हो जाती है और हल्की सी सांस भरती है। उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि मिस्टर मार्क अपने फैमिली को रिप्रेजेंट करता है जो इस म्यूजियम के फ्यूचर शेयर होल्डर्स हैं, इसलिए उसे उसके करीब जाना होगा। एस्ट्रिड उदासी के साथ उसकी बात सुनती है और कहती है कि उसे सब समझ आ गया।